नमस्कार साथियों, आज हमारे बीच में हैं श्री प्रशांत गौतम जी। माननीय श्री प्रशांत गौतम जी प्रोफेसर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं और पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं। नमस्कार प्रशांत गौतम जी। नमस्ते। हमारे बीच में रूबरू होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इनके सफर के बारे में जानेंगे, कैसे इन्होंने एज ए स्टूडेंट अपना सफर स्टार्ट किया और एक यात्रा तय की, जिस यात्रा में उन्होंने स्टूडेंट्स को भी एक नया रास्ता दिखाने का प्रयास किया और रिप्रेजेंट करते हैं भारतीय विद्यार्थी परिषद को स्टेट लेवल पे पंजाब में। उनके इस सफर के बारे में उनसे कुछ चंद पंक्तियों में मैं पूछना चाहूँगा, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। आपके इस सफर में क्या रुकावटें आई और क्या प्राप्तियां हुई? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया है अपनी बात कहने का इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आज भी अपने आप को एक छात्र मानता हूँ, क्योंकि लर्निंग एक परमानेंट, जिसको हम कह सकते हैं कि ह्यूमन लाइफ की परमानेंट स्टेट। जब मैं स्कूल पढ़ता था तो मैं काफ़ी सारी स्कूल की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता था, खासकर जिसको हम बोल सकते हैं कि सोशल वर्क्स में करता था, स्पोर्ट्स में करता था, कल्चरल एक्टिविटीज़ में करता था। एकेडमिक्स में तो चलो ठीक थे, भगवान की दया से इतना अच्छा कर लेते थे, पर था कुछ करना है, ऐसे ही जैसे कई स्टूडेंट होते हैं। तो वहीं से, और मोर ओवर क्या था कि थोड़ा परिवार का भी एक बेंट ऑफ माइंड था, क्योंकि राजनीतिक एक बेंट ऑफ माइंड था, तो लोगों का आना जाना रहता था, घर में रहता था। तो मुझे लगा नहीं, इसमें थोड़ा सा उस बहाने से कि गांव में कुछ काम करना है। हमारा एक क्लब भी था, उसके थ्रू हम काम करते रहते, गांव की गलियों की सफाई करनी, तालाब था, तालाब की सफाई करनी है, और कुश्तियों का आयोजन करना, गांव में एक मेला होता था, मेले का आयोजन करना। तो ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करते ही फिर वो कॉलेज में शिफ्ट हो गई। कॉलेज में और एक्टिविटीज़, उसमें एनएसएस में एक रेगुलर पार्टिसिपेंट था। जब यूनिवर्सिटी चले गए तो यूनिवर्सिटी में भी तब वहाँ लगा कि नहीं, एजुकेशनल सिस्टम में तो कुछ समस्याएं भी आती हैं। तो फिर समस्याओं के लिए जब छात्र राजनीति थी तब थोड़ा एक्टिविज्म आया अपने आप में, और उसके बाद फिर टीचर में आ गए। तो अब टीचर होने के नाते क्या है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है जिसका एक संविधान है। उसके संविधान में उसकी जो मेंबरशिप है वो दो टाइप की होती है, एक छात्र की होती है, एक अध्यापक की होती है, और एक एजुकेशनिस्ट की होती है। तो यहाँ मतलब एक जो अध्यापक है वो एक उसको एक अध्यक्ष का पोस्ट दी जा सकती है, उपाध्यक्ष की दी जा सकती है। कारण ये, क्योंकि ये मानते हैं कि जो टीचर है वो एक वॉच डॉग होता है सोसाइटी का। अगर सिर्फ बच्चों को एक कमरे में रखें तो हो सकता है उनकी एनर्जी उतनी चैनलाइज ना हो। तो एक मेंटर्ड रोल की एक जो फोर फादर्स थे उन्होंने एक इनवाइसेस किया, एक ऐसा सिस्टम इनवाइसेस किया कि वहाँ पर एक टीचर होगा, बच्चे होंगे, वो मिलके काम करेंगे। कि जैसे नॉर्मली बोलते थे कि बच्चे तुम कल का फ्यूचर हो, नेता तुम ही हो कल के, हम तुम्हें दिखाएं, कुछ ऐसा गाना भी था। तो मैं मानता हूँ कि जो थोड़ा विद्यार्थी परिषद में मुझे लगा कि नहीं, डिसीजन मेकिंग तो आज का स्टूडेंट है, वो आज पढ़ रहा है तो उसको आज ही डिसीजन लेना है। ठीक है, उसको पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी, शायद वहां से एक अट्रैक्शन बनी। और रही बात, जहां तक मैं आपको बोलूं, जैसे आपने बोला उतार और चढ़ाव की, तो शायद ये कुछ नहीं है। ये मुझे लगता है कि एक सिंपल, एक बड़ी स्टैटिक सी ग्रोथ थी। तो जैसे जैसे समय बीतता गया तो उस हिसाब से अलग अलग जगह पर रिप्रेजेंटेशन देने का मौका मिला। तो अभी हाल फिलहाल में एक हमारी इसमें एक राष्ट्रीय एक कार्यकारी परिषद होती है, उसमें भी मैं एक मेंबर हूँ, और एक हमने एक अकादमिक परिषद भी बनाई है, तो मैं उसमें मेंबर हूँ। जी, बहुत अच्छा सफर रहा आपका। आपके मुखबिंदु से हमें आपके
इस सफर के बारे में सुनने का मौका मिला। सर, विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन ABVP है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। इसकी खासियत क्या है? खासियत, सबसे बड़ी खासियत यही है कि विद्यार्थी परिषद राष्ट्र के पुनर्निर्माण की बात करती है। भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद तुरंत ये समझा गया कि फॉल्ट लाइन कहाँ पर है। फॉल्ट लाइन ये पाई गई एक कि 1835 के बाद भारत की जो शिक्षा थी उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, जिसकी वजह से शायद भारत आज भी सोचता है कि वो मानसिक रूप से गुलाम है। अभी मैं कल ही पढ़ रहा था कि 1823 में एक कोई गजेट थी, मद्रास, राइट, उसमें ये पाया गया कि उस टाइम के भारत की जो स्थिति थी अंग्रेजों के आने से पहले एजुकेशन में 99% हमारी लिटरेसी थी। लोग स्किल एजुकेशन पढ़ते थे स्कूल्स में जाकर के, और सडनली क्या हुआ कि 1947 में हमारी लिटरेसी 30% रह गई। राइट, ठीक है, हमारी बड़ी पोस्ट के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जब भारत का अब बहुत बड़े हमारे बहुत सारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, भारत को आज़ाद किया। तो जब भारत को आज़ाद किया तो हम पिछली जो चीज़ें थी उनको पीछे छोड़ करके हम नए सिरे से एक भारत का, बहुत अच्छे से एक भारत का निर्माण करेंगे, जहाँ एक प्रगति के पथ पर भारत अग्रसर रहे और भारत को जो वैभव इसका प्राचीन समय में हुआ करता था वैसा वैभव मिले। बस इसी लक्ष्य के साथ ABP को बनाया गया था। और ABP सिर्फ एक, ये हम नाम में इसके है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, लेकिन इसमें विद्यार्थी, अगर हम इसको कहें कि एक विद्या का एक जो भी स्थान है उसमें जो भी स्टेक होल्डर है उन सब की पार्टिसिपेशन से ये एक संगठन बना है। इसके कुछ है कि जैसे साल भर कार्यकलाप चलते रहते हैं, बहुत से लोग एंगेज रहते हैं, इसलिए वो मेंबरशिप में रिफ्लेक्ट होती है। आपने बहुत ही चंद शब्दों में कहा कि भारत निर्माण। तो आज हमारे बीच में छात्र बैठे हुए हैं, युवा बैठे हुए हैं, और जिस चैनल पे आप रूबरू हुए हैं उस चैनल का मिशन और विजन भी यही है, कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया। कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया, ये एक मंच है। इस मंच के माध्यम से स्टूडेंट्स, छात्र, एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। आज हम एक महान शख्सियत के साथ इस मंच पे मौजूद हैं, जिनके शब्दों से हम ये सीखना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी को किस दिशा में जाना है और किस दशा में जाना है। आइए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं माननीय प्रशांत गौतम जी से, प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट पंजाब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। सर, कुछ क्वेश्चन मैं कहना चाहूँगा। एक बहुत ही सिग्निफिकेंट क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, मैंने सोचा आपसे कहूँ तो बहुत बढ़िया रहेगा। हिंदू और सनातन के प्रति अपने विचार व्यक्त कीजिएगा प्लीज। जी, इससे पहले थोड़े बैकग्राउंड में मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो है पर्यटन। ओके, मैं टूरिज्म का टीचर हूँ। राइट सर। और शायद मुझे रिलीजियस फ्रंट पर मैं उतना नहीं, इसका मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा इसका आंसर दे पाऊंगा, पर मैं आपको एक आंसर देता हूँ जो मैंने सीखा है, क्योंकि मेरी इंटरेक्शन जो हुई है वो हुई है जो भारत में विदेशी पर्यटक आते हैं। ओके, क्योंकि उनका भी यही क्वेश्चन रहता है कि हिंदू क्या है, सनातन क्या है, हिंदुत्व क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत अक्सर पूछते हैं। और हम गाय को क्यों पूछते हैं, कुछ इस टाइप के, गाय को आप माता क्यों कहते हैं, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस उनके होते हैं, क्योंकि मेरा जो विषय है वो पर्यटन है। एब्सोल्युटली। तो मुझे जहाँ तक लगा, मैंने इसका जो अध्ययन किया, खोजा, तो मुझे इतना मैं कह सकता हूँ जो हिंदू है वो कोई धर्म नहीं है, ये एक सभ्यता है। सभ्यता से आप समझते होंगे, सभ्यता एक सिविलाइजेशन की एक कंप्लीट, जिसको बोल सकते हैं कंप्लीटनेस जिस चीज में होती है। और जो सनातन है ये एक धर्म हो सकता है। धर्म हो सकता है या है? धर्म है। अब हो सकता है क्यों है, इसके पीछे मैं आपको छोटा सा रीजन देता हूँ।
पूरी दुनिया में जितने भी धर्म हैं वो 2500 साल से पुराने नहीं, लेकिन सनातन शब्द में ही कुछ लिखा है। सनातन मतलब जो बहुत पुराने समय से चलता आया है। अगर आप किसी भी जैसे आप क्रिश्चियनिटी को देखो, अगर आप उसमें डीप जाएंगे कि यूरोप में क्रिश्चियनिटी से पहले क्या था, तो यूरोप में क्रिश्चियनिटी से पहले एक और धर्म हुआ करता था। उस धर्म का नाम होता था पैगन्स। मैंने और कहीं भी और भी दुनिया की और कंट्रीज में भी ऐसे था। तो पैगन क्या था? पैगन एक्चुअली ये किस्म के सनातन धर्म थे, जो कि वहाँ की ट्राइब से, वहाँ की ज्योग्राफी के बेस के ऊपर, वहाँ के लोगों के वेदर कंडीशन के बेस के ऊपर, उन चीज़ों से ये चीज़ डेवलप हुई थी और फिर जाकर के ये एक सनातन धर्म में कंप्लीट हो गया। और अगर भारत है, अब भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसमें अलग अलग जिसमें बोलते हैं जातियों के ट्राइब्स के लोग रहते हैं। अब कई ट्राइब्स ऐसी हैं जैसे भारत में, जैसे मैं भी हिंदू हूँ, हम भगवान राम को पूजते हैं, हम हनुमान जी को पूजते हैं, लेकिन भारत में कई एक ट्राइब्स ऐसी हैं वो इनको नहीं पूजेंगे, वो अपनी जो लोकल देवी देवता हैं उनको पूजेंगे। अब क्या वो हिंदू नहीं है? वो हैं, क्योंकि हिंदू एक कल्चर है, हिंदू एक सिविलाइजेशन है। हम एक कॉमन चीज शेयर करते हैं। अब चाहे वो हिमाचल है, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो बंगाल है, चाहे वो आपका कर्नाटका है, कन्याकुमारी, यहाँ पर क्या है? क्या एक भाई बहन से शादी कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं करता है। ये कल्चर है, ये उस सभ्यता का एक पार्ट है। ये हमारी सभ्यता है। तो क्योंकि अब ऐसा क्या हुआ कि सभी जगह ऐसी ही एक ही सभ्यता है, हमारे एक ही कल्चर है, हमारे एक ही तरह के हम कस्टम्स को फॉलो करते हैं। कि इसका मतलब क्या है कि इस पूरे एरिया में एक ही सभ्यता थी पहले से, और आज भी उसको फॉलो करते हैं। हमने उस सभ्यता को नाम दे दिया हिंदुइज्म, अन्यथा जो धर्म का नाम है वो तो सनातन है। और सनातन क्या है? जो सदियों से चलता आया है। तो ये मेरी अपनी इसकी डेफिनेशन है। आपके विचार हम सब ने सुने, इन्हीं विचारों से आगे कुछ एक छात्रगण आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि जो लड़कियां किसी न किसी कारणवश किसी भ्रमजाल में फंस जाती हैं और अपना जीवन बर्बाद कर देती है या उस राह पर चल रही हैं, तो ऐसे में एबीवीपी कैसे सहायता करता है, क्या सहायता करता है? मुझे लगता है कि जहाँ तक मैं आपका प्रश्न समझ पाया कि कहीं ना कहीं जो आजकल एक वो आपके कहीं दिमाग में है, वो है जिसको हम लव जिहाद भी कहते हैं। इंटर फेथ मैरिजेस, इंटर रिलीजन मैरिजेस, इस तरह के संबंध होना, इंटर देखिए, जहां तक मेरा मानना है ये चीजें बहुत पहले से होती आई है। देखिए, जहां तक मेरा मानना है ये चीजें बहुत पहले से होती आई है, हुई है, परंतु जो प्रॉब्लम का जो इशू है वो है जब इस चीज का दुरुपयोग हो रहा है। हमने बहुत सुना है, आते हैं कि किन्हीं बहनों की हत्या कर दी गई, बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, मार पिटाई की गई, फिर वो बेचारी घर वापस आती है। वो मतलब जैसे हम बोल देते हैं कि कई बार बोल देते हैं कि वो बेचारे यहाँ से भी एक किस्म से अपनी जैसे होता है एक सामाजिक, क्योंकि हम एक सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं तो समाज उनको उस नज़र से फिर देखना पसंद नहीं करता है। तो इस तरह में हमारे पास एक ही है, और जिसको हम कहते हैं कि हमें सबसे पहले तो एक अवेयरनेस होनी चाहिए। हर एक कल्चर के, हर एक धर्म के अपने राइट्स भी हैं, वो उनकी अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार हम इमोशनल होकर के कोई ना कोई डिसीजन ले लेते हैं। वो अधिकार है, जो 18 साल से ऊपर है उसका तो अधिकार है, वो जा सकता है जहाँ मर्जी जाना है उसने, लेकिन पहले अपने अधिकारों के बारे में भी अवेयर होना जरूरी है। क्योंकि जब आप फिर कहीं जाएंगे तो ताकि आपका क्या होगा, शोषण नहीं होगा। दूसरे, इसमें हम एक और चीज़ ये बात करना चाहेंगे कि सरकार को भी क्या करना चाहिए, इतना बहुत ज़्यादा जहाँ भी इंटर उसकी भारी बात आए तो उसमें थोड़े से प्रिकॉशनरी एक्शन सरकार भी ले सकती है। वेरिफिकेशन, जैसे मान लीजिए उस शादी को कहीं रजिस्टर करना है
तो उसके प्रॉपर एक रिकॉर्ड होना चाहिए, ज़्यादा थोड़ा सा कंसर्न रिकॉर्ड, क्योंकि हाल फिलहाल की घटनाओं को देख करके हम सरकार से ये भी डिमांड करते हैं कि उन चीज़ों का एक अच्छा प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि उसको ज़्यादा वेरीफाई किया जाए। और ख़ास कर क्योंकि क्या है, हम एक समाज में रहते थे जिसको हमने अभी डिस्कस किया कि हिंदू समाज था, उसमें परिवार व्यवस्था को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। परिवार व्यवस्था आज भी हम बोलते हैं कि हमारी जीवन की सबसे ज़्यादा परेशानियों की जो मूल जड़ है, जो हम परिवार व्यवस्था को भूल गए। ये परिवार व्यवस्था को तोड़ने की जो बात आ गई, पहले क्या था कि पहले हमारी जॉइंट फैमिली होती थी, वो अब न्यूक्लियर फैमिली बन गई। अब जो न्यूक्लियर फैमिली है वो आपकी सिंगल इंडिविजुअल फैमिली बनती जा रही है धीरे धीरे करके, कि हम इंडिविजुअली रहेंगे। आदमी नहीं रह सकता है। तो आज एक्चुअली ये किसका है? ये जो जिसको हम बोल सकते हैं कि बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ऐसा है, वो शायद इन लोगों की मार्केटिंग इसी तरह से घूमती है। उन्होंने अब क्या कर दिया, हमें अलग अलग कमरे में रहने को रख दिया है। हम अपने फ़ोन के ऊपर OTT प्लेटफॉर्म है, अब हम इकट्ठे टीवी भी नहीं देखते हैं। खाना खाने तो बहुत दूर की बात है, हम वो टीवी भी नहीं देखते हैं, इकट्ठे नहीं बैठते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो परिवार व्यवस्था है ये टूट रही है, बहुत बड़े तरीके से टूट रही है। इसके पीछे का कारण ये भी है कि हमने वो जो वैल्यूज़ हमें आती थी, वो हमें अचानक से वैल्यूज़ आ जाती थी, वो वैल्यूज़ ख़त्म हो गई। आपको एक पेपर पढ़ना पड़ रहा है ह्यूमन वैल्यूज़ का, आपको एक पेपर स्पेशली पढ़ना पड़ रहा है इन्वायरमेंटल एजुकेशन का। अदरवाइज क्या होता था, वो तो हमें गिफ्ट में मिलती थी हमारे घर से, और हम क्या करते थे, हम अपनी थोड़ी सी 2 सब्जेक्ट पढ़ करके आगे जीवन यापन करते थे। तो हमें इस चीज़ को दोबारा से इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। हमें अवेयरनेस जितनी हो सकती है अपने अधिकारों की, और साथ ही साथ नागरिक कर्तव्यों की भी हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस जरूरी है। हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे माता पिता के लिए हमारे कर्तव्य नहीं है क्या? हम माता पिता के आगे तो जवाब दे देते हैं, लेकिन जब हम किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं, वहाँ बॉस हमारे डांटेगा, हम चुप रहते हैं, पता है क्योंकि नौकरी चली जाएगी, उसको उतना जवाब नहीं दे पाते जितना हम अपने माँ बाप को दे देते हैं। होता है ना ऐसा? तो ये चीज़ें हैं एक्चुअली, इस चीज़ को हमें प्यार करना है। हम करते हैं, डायलॉग करते हैं, बहनों से डायलॉग करते हैं, बार बार बातचीत करते हैं, वो आती है, क्योंकि एक कॉमन प्लेटफॉर्म देना भी बहुत बड़ी बात है। तो यही कुछ कार्य कर रहे हैं, और अवेयरनेस से बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती। जी, आप कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? जी सर। जी प्लीज़। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे वेस्टर्नाइजेशन सिविलाइजेशन की तरफ जब हम देखते हैं तो हमारा जो यूथ है उस तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो रहा है। हम अपना सभ्यता को कैसे बचाएंगे और उनकी तरफ क्यों जा रहे हैं? ऐसा क्या खास उन्होंने? मैंने पहले भी एक प्रश्न का उत्तर देते हुए आपके साथ एक चीज़ शेयर की कि 1823 में का जो ड्राफ्ट एक जो गजेटियर है, उसमें भारत की शिक्षा के बारे में बहुत कुछ लिखा था कि भारत की शिक्षा ऐसी थी। जो स्कूल था वहाँ पर मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी, उसमें जो स्कूल थे उसमें लगभग जो 1 लाख की पॉपुलेशन थी, 1 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर 500 के से ज़्यादा स्कूल थे, 500 से ज़्यादा स्कूल थे, और हर कैटेगरी के लोग पढ़ते थे, हर धर्म के लोग पढ़ते थे, हर जाति के लोग पढ़ते थे, और हर जाति के लोग पढ़ाते भी थे, कोई ऐसा नहीं था। और लिटरेसी रेट तो 99% था। उसके बाद क्या हुआ कि इस व्यवस्था को जानबूझ करके तोड़ा गया, खत्म किया गया, एक नई व्यवस्था को लाया गया। उससे क्या हुआ कि हमारे मन में आज भी क्या हुआ है कि आज अगर कोई व्यक्ति हमारे पास खड़ा है और वो 4 लाइनें अगर इंग्लिश में बोल देता है, हमें वो सुपीरियर लगना शुरू हो जाता है। ये जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ क्या है, यहाँ हम थोड़ा नीचे हो जाते हैं। इसलिए हमें लगता है कि जो वेस्टर्न लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है। और हुआ भी क्या, इस पीरियड में क्या हुआ, इस टोटल पीरियड में क्या हुआ कि सारे जो नोबेल प्राइज़ थे, कुछ भी थे, वो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ को मिलना शुरू हो गए। और अब मैं आपको एक ध्यान देता हूँ कि ऐसा नहीं है, और जो हमारे जो पुराने ज्ञान ग्रंथ थे उनको हमने रिजेक्ट कर दिया कि तो किताबें ही नहीं है। अब सुश्रुत ने इसके ऊपर शल्य चिकित्सा के ऊपर बहुत कुछ लिखा है, सर्जरी के ऊपर।
लेकिन उसको हमने माना ही नहीं, उसको हम रिजेक्ट करते हैं कि ये तो है ही कुछ नहीं है। वेदों को हमने रिजेक्ट कर दिया, इसका हम रेफरेंस तक नहीं लेते हैं। हाँ, मिस्टर रॉबर्ट ने क्या लिखा है उसको हम मान्यता जोड़ देते हैं। ये चीज़ एक हुई, और उससे क्या हुआ कि एक डोमिनेंस ऑफ फॉरेन चीज़ को ज़्यादा हुआ, वेटेज मिला। और ये हमारे साथ नहीं हुआ, ये अफ्रीका के साथ भी। मोस्ट रिसोर्स रिच प्लेसेस ऑन दिस अर्थ इज आर कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, दोनों के साथ सबसे बड़े गरीब बना दिए गए। क्यों? क्योंकि बाकी लोग गए कि जो गोरे थे वो देखने में उनकी स्किन कलर ऐसा था, तो उसको एक डोमिनेंस का एक वो बना दिया गया, सिंबल, ये सिंबल बना दिया गया। और उससे क्या हुआ कि हमने वेस्टर्न की तरफ जा रहे हैं, जाना शुरू कर दिया। लेकिन एक चीज़ मैं बोलता हूँ, देयर इज ऑलवेज सिल्वर लाइन इन द क्लाउड, और वो सिल्वर लाइन इन द क्लाउड है आपकी जनरेशन, जिसको मैं बोलता हूँ जेन जी जनरेशन। मेरा एक बहुत ज़बरदस्त स्टडी आई है जेन जी के बारे में। जेन जी जनरेशन इज मोर रिलीजियस दैन अदर जनरेशन। वो हमारी जनरेशन से, मैं जनरेशन एक्स से हूँ, कुछ लोग मिलेनियल से हो सकते हैं, उनसे भी ज़्यादा, एंड दे आर मोर लॉजिकल ऑल्सो। अब इससे बेटर क्या हो सकता है कि आपकी जनरेशन स्वतः ही अपने आप ही क्या होने लगी है, वो अपने आप ही उसमें एक अवेयरनेस आना शुरू होगी। क्यों आना शुरू होगी? कि वेस्टर्न जो सेलिब्रिटी है वो इंडिया आकर के इंडिया को अप्रिशिएट करना उन्होंने शुरू कर दिया। दे आर फाइंडिंग देयर द सोल्यूशन ऑफ देयर लाइफ्स क्वेश्चंस बाय कमिंग टू इंडिया। एक यहाँ पर एक साधु महात्मा रहे, उनका एक स्थान है उत्तराखंड में, एक स्थान है नीम करौरी जी का, और स्टीव जॉब्स वहाँ आते हैं, मार्क जुकरबर्ग वहाँ आते हैं। आज देखिए आप लाइन उस मंदिर में कैसी लाइन होती है, क्योंकि घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। तो हमने वैसा ही किया है कि जो बाहर का जोगी था उसको हमने सिद्ध बना दिया, और जो हमारे अपने जोगी थे उनको हमने वैल्यू देना बंद कर दिया। बट मैं आपको फिर बता रहा हूँ, चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज होना शुरू हो गई है, और ये थैंक्स टू ये टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू AI ऑल्सो, एंड थैंक्स टू दिस जेन जी जनरेशन। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि ABVP महिला सशक्तिकरण के लिए क्या क्या कार्य कर रही है? आपने प्रश्न किया महिला सशक्तिकरण का, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि विद्यार्थी परिषद के जो स्ट्रक्चर में जो उत्तरदायित्व है वो छात्राएं भी लेती है। एक इंसिडेंट हुआ, निर्भया एक कांड हुआ था दिल्ली में। एक हमारी बहन थी, उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, इतनी स्थिति आई कि उसकी दुखद मृत्यु हो। तो ये चीज़ विद्यार्थी परिषद ने समझी, और एक रिस्पॉन्सिबल छात्र संगठन होने के नाते एक पूरे देश भर में एक मिशन साहसी के नाम से एक प्रोग्राम चलाया गया, एक जिसमें कि छात्राओं को, बहनों को ट्रेनिंग दी गई, फिजिकल जो स्ट्रेंथ डेवलप करने की ट्रेनिंग दी गई कि आप छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके 1 हफ्ते का, 3 दिन का कोर्स करवाया जाता था उनको, कि आपके हाथ में कोई भी चीज़ है, अगर कुछ आप ऐसी स्थिति में पहुंचे तो आप उनका यूज करके कैसे आप इन स्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। जैसे पेंसिल का क्या यूज करना है, पेन से कैसे यूज करना है, आपके बालों में कोई लगा है, कोई सिलाई लगी हुई है, या कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसी चीजें भी, और कुछ ऐसे कि वो आपको बचाएंगे, उस समय पर बचाएंगे, और खासकर आपके कैसे कैसे अधिकार हैं। कई बहनें हैं वो काम करती हैं, तो जहाँ वो काम करती हैं तो उनके वर्क प्लेस पर कुछ एक राइट्स भी हैं, तो उनको भी अवेयरनेस करना है कि ताकि ये जो सोसाइटी है यहाँ, जैसे एक मेल जैसे सोसाइटी में घूमते हैं, हमारी बहनें क्यों नहीं सोसाइटी में घूमेंगी। तो इस तरह का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करवाए गए, पूरे भारत देश में कराए गए, और लाखों के हिसाब से पब्लिक जो होता है, इवन उनकी डेमोन्स्ट्रेशन भी हुई है गर्ल्स की। हमने भी 2018 में पंजाब में जालंधर में बहुत बड़ा एक पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन का प्रोग्राम किया। उससे पहले विभिन्न कॉलेजेस में छात्राओं को ट्रेनिंग दी गई, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दी गई, फिर उसके बाद उनका एक पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, जिसमें कि HMB एक विद्यालय है उसके प्रांगण में किया गया। लगभग 5000 से ज़्यादा बहनों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, और उसमें हमारी
उस वक्त की जो भारत की माननीय शिक्षा मंत्री थी स्मृति ईरानी जी, उन्होंने भी उस कार्यक्रम को उन्होंने अटेंड किया। तो इस तरह के अभी हमने जो एबीवीपी ने अभी ये कार्यक्रम चलाया हुआ है वो है साइबर एजुकेशन का गर्ल्स के लिए। अभी हमने पंजाब में हम साइबर सुरक्षा कैसे करनी है ऐसी वर्कशॉप्स स्पेसिफिकली हमारी बहनों के लिए, क्योंकि अब एआई का जमाना है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना इसका दुरुपयोग होने जा रहा है। तो क्यों ना हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो पहले से सतर्क रहे। तो अगर ये अवेयरनेस रहेगी, क्योंकि अब वो फिजिकल सिक्योरिटी की जगह अब ये जो साइबर सिक्योरिटी है हमें इस पर काम करना पड़ेगा। तो इसकी हमने वर्कशॉप्स का पूरा मॉड्यूल बनाया है और वो हर एक गांव में, और सबसे ज़्यादा हम काम कर रहे हैं बस्तियों में जाकर के, क्योंकि जो बस्ती की लड़कियां हैं वो बेचारी अवेयर नहीं है। मोबाइल फ़ोन वहाँ तक पहुँच गया है लेकिन वो मोबाइल से अवेयर नहीं है, उसके दुष्परिणामों से अवेयर नहीं है। तो हमने स्पेशली उन गर्ल्स के लिए, उन बच्चियों के लिए जो हमारी छोटी छोटी बहनें हैं, उनके लिए हमने एक अवेयरनेस कि कोई मोबाइल फ़ोन अगर आपके पास लेकर के आता है, उस मोबाइल फ़ोन का से कैसे बचना है और आपने क्या चीज़ अपलोड करनी है और क्या चीज़ डाउनलोड करनी है, वो उसमें भी डूज एंड डोंट्स हैं आपकी। तो वो जो लड़कियां हैं वो रहेंगी, उसमें रहेंगी। और हम प्रेशराइज करते हैं इवन भारत सरकार को भी, कि भारत सरकार को भी समय समय के ऊपर मांग पत्र दिए जाते हैं, उनको भी भारत सरकार को कहा जाता है कि इन चीज़ों के ऊपर आपने एक्शन लेना है। तो समय समय के ऊपर आप पढ़ते होंगे कि कुछ एक ऐप्स भी बंद हो रही है, कुछ एक वेबसाइट बंद हो रहे हैं, कुछ एक ऐसे हैंडल हैं वो भी बंद किए जा रहे हैं, जो कि ऐसे समाज में वो करते हैं। तो मुझे लगता है इस बहाने, और खासकर और हमारे काफ़ी सारे आयाम हैं जो छात्रा कार्य, स्पेसिफिकली एबीवीपी का एक छात्रा कार्य अलग से चलता है, उसमें और जो रचनात्मक कार्य हैं जिसमें काफ़ी सारी उनको ट्रेनिंग देना है और उनकी डिफरेंट तरीके में पार्टिसिपेशन है, पब्लिक पॉलिसी डायलॉग में उनकी भागीदारी है। उनको विदेश जाकर के, हमारी कई छात्राएं हो विदेश जाकर के उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और उन्होंने जैसे यूथ डायलॉग है उनमें पार्टिसिपेट किया है, अपनी आवाज़ को आगे रखा है। इस तरह के काफ़ी सारे कार्यक्रम हैं जिसमें कि वो पार्टिसिपेट करती हैं, क्योंकि एक सशक्त, क्योंकि एबीवीपी का मानना है कि एक सशक्त जो महिला है, सशक्त जो बहन है, सशक्त जो बेटी है, वही राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। कोई और प्रश्न? जी सर, मेरा सवाल है कि यंग जनरेशन की प्लेसमेंट और एम्प्लॉयमेंट के लिए एबीवीपी क्या कार्य करना चाहता है? एक एबीवीपी का एक कार्यक्रम रहता है, हम उसको बोलते हैं विचार बैठक। ये हर 5 साल बाद एबीवीपी ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें विचार किया जाता है कि अगले 5 साल में भारत की स्थिति कैसी रहेगी। हमारी जो यूथ है वो आज से 5 साल बाद, अगले 5 साल में कैसा रहेगा, तो उस विषय में फिर एबीवीपी कैसे कदम उठाएगी। अभी 2020 में हमारी ये बैठक श्रीरंगम तमिलनाडु में हुई थी। अभी 2025 में ये बैठक हमारी द्वारिका में हुई। तो वहाँ पर कुछ चीज़ों को, कुछ एक पॉइंट्स उभर करके आए, जैसे जेन जी जनरेशन के बारे में डिस्कशन हुआ। एक और पॉइंट आया जो होते हैं, जिसको बोलते हैं गिग वर्कर्स, जो आपने देखा हो जोमेटो, ये इस टाइप के जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर ब्लिंकिट पर काम करते हैं, गिग जनरेशन है, इनके बारे में भी तो कोई सोचेगा। Absolutely. तो ऐसा ही हमने एबीवीपी में कुछ एक हमने आयाम भी है, उनको हम प्रमोट करते हैं। जैसे उसका नाम रखा है हमने जिज्ञासा। जिज्ञासा है जो कि टेक्नोलॉजिकल एक प्लेटफॉर्म देता है, उस पर हम राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हम कुछ ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं। हम काफ़ी सारे लोगों को बुलाते हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि वो एंजल इन्वेस्टर्स भी आते हैं। वहाँ बच्चे अपने प्रोटोटाइप्स आगे इन फ्रंट रखते हैं उनके आगे, और उसके लिए क्या होता है कि वो एंजल इन्वेस्टर्स है, बैंक्स हैं, वो फंडिंग भी दे देते हैं। इस तरह से हम चाहते हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आगे आनी चाहिए। और सेकंड है प्लेसमेंट की बात। तो हमने रखा ही हुआ है, हमारे सभी जगह पर यही बात हम करते हैं कि जो हमारी एजुकेशन होनी चाहिए, ये तो इसमें स्किल जरूर पार्ट होना चाहिए, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप का, स्वरोजगार का भी इसमें पार्ट होना चाहिए। क्योंकि अच्छा स्किल, कौन सा स्किल? कंटेम्परेरी स्किल। कंटेम्परेरी स्किल सीखने से क्या होगा, आपको नौकरी मिलने में आसानी होगी, तब आप ज़्यादा अच्छे प्लेस हो पाएंगे। और जो एंटरप्रेन्योरशिप है, इससे क्या होगा कि आप बहुत बड़े लेवल के ऊपर अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे
मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। भारत में अगर मैं पिछले 10 साल पहले तक सिर्फ 350 स्टार्टअप्स थे भारत में, 350, 10 साल पहले। आज की डेट में भारत में स्टार्टअप्स हो गए हैं 1,80,000 बड़े स्टार्टअप्स। इनमें से यूनिकॉर्न में कन्वर्ट हुए, और वो समय आपका है आने वाला, क्योंकि जिस ढंग से एआई इसमें यूज आ रहा है, जिसमें और इस तरह की एक्टिविटीज जो टेक्नोलॉजिकल बहुत सारी एडवांसमेंट्स आ रही हैं, तो इस मामले में क्या है कि ये सब चीजें आएंगी आगे। और विद्यार्थी परिषद ने ऑलरेडी ही सोचा हुआ है इस बारे में कि जो हमारे आयाम हैं, किन आयामों की सहायता से हम ये प्रमोट करने की कोशिश करते हैं कि ताकि हमारी प्लेसमेंट और बच्चों को रोजगार या स्वरोजगार, ताकि वो सिर्फ रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला भी बने। पूरे भारत में आप एक चीज देख लीजिएगा, कहीं भी अगर, चलिए वैसे एबीपी हर जगह कार्य करती है, चाहे इलेक्शन हो चाहे नहीं हो। इलेक्शन एबीपी के लिए कार्य है कि जी इलेक्शन है तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कई ऐसे साल रहे हैं एबीपी ने इलेक्शन भी नहीं लड़े हैं कि हम नहीं लड़ेंगे, हम एक छात्र संगठन है, हमारा काम इलेक्शन लड़ना नहीं है, और वो सचमुच में नहीं है। बट क्योंकि पब्लिक एक रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए होती है, ये हमारा एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, इसलिए इलेक्शन लड़ते हैं। कहीं भी पूरे भारत में एबीपी का इलेक्शन अगर पार्टिसिपेट करेगी तो उसके मैनिफेस्टो की पहली लाइन होगी प्लेसमेंट को सुदृढ़ करना। तो ये हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारे पॉलिसी मैटर है। ये सवाल है सर, एआई को लेके आपके क्या विचार है और आपके संगठन के क्या विचार है? एआई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, और ये एडवांसमेंट किसी भी सभ्यता की, किसी भी सिविलाइजेशन की आगे बढ़ने की एक निशानी होती है कि वो ग्रो कर रही है। कुछ एक पॉइंट होते हैं जो किसी भी अचानक से किसी सभ्यता में आते हैं, किसी भी समय परिस्थिति काल में आए हैं। कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो एकदम से ड्रास्टिक चेंज लाती है किसी भी सोसाइटी में। तो एआई को आप वन ऑफ दैट ड्रास्टिक चेंज मान सकते हैं। स्मार्टफोन जो टच वाले फ़ोन हैं, एआई, इन्होंने तुरंत ही पूरे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी इसको चेंज किया था। इससे पहले टेलीविज़न आया था, उसे चेंज किया था। और एक बहुत बड़ा जो मेजर चेंज किया था वो किया था जब जेट जो प्लेन इंट्रोड्यूस हुए थे, तब उन्होंने पूरे दुनिया को एक बार से चेंज किया, क्योंकि फास्टर मूवमेंट होनी शुरू हो गई। ऐसा ही हमारा एआई आया है। अब एआई ने क्या किया? लोग बोलते हैं कि एआई के आने से नौकरियां चली जाएगी। ऐसी चीज़ जब मैं छोटा था तो बोला था कि कंप्यूटर्स आ गए हैं, नौकरियां चली जाएगी। नौकरियां गई क्या? नहीं गई। वो अलग रूप ले लेती है, जिसको हमारे इवन मैं कई बार बता रहा हूँ, मैं तभी तो मुझे कई बार बहुत मज़ा आता है। मैंने आपको बताया मैं पर्यटन का शिक्षक हूँ, तो मैं कई बार जो फॉरेन टूरिस्ट हैं उनके साथ डील करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ ये जो अवतार होते थे, भगवान अवतार लेते थे, मीन्स रीइंकार्नेशन होते थे, वैसा ही जो सिविलाइजेशंस हैं, सभ्यता है, ये भी रीइंकार्नेट करती है अपने आप को। समाज अपने आप को रीइंकार्नेट करता है। तो आने वाले टाइम में क्या होगा कि आधी चीज़ें क्या है, अब मूवमेंट क्या होगी, पहले हम पागलों की तरह कि चंडीगढ़ आना है, चंडीगढ़ यहाँ की हब है, सारे लोग चंडीगढ़ आ रहे हैं, चंडीगढ़ आ रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, मेन सिटी की तरफ जा रहे हैं। घर में 4 कनाल ज़मीन है, यहाँ बेचारा 4 मरले का घर लेकर के यहाँ पर बैठ रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, इस जगह के ऊपर। अब क्या, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई, गांव-गांव में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंच गया, क्या आपको नौकरी के लिए शहर आने की ज़रूरत है? नहीं आने की ज़रूरत है। भारत गांव में बसता था, भारत गांव में बसेगा। जो डेवलपमेंट है वो दोबारा से गांव की तरफ जाएगी, शिफ्ट होगी अब। और मैं आपको बात बता रहा हूँ, क्योंकि भारत गांव में बसता था, इसलिए जो आने वाला जो समय है वो भारत का है। एबीवीपी की तरफ से अगर मैं कहूँ, आपने प्रश्न पूछा कि आपके संगठन के क्या इसमें है, एबीवीपी बहुत ज़्यादा आशावान है आने वाले समय के लिए। और हम ये चाहते हैं कि एक छात्र है उसको जो एजुकेशन लेनी चाहिए, जो कि शायद हमने एनईपी में भी, जब एनईपी का ड्राफ्ट आया था तो हमने लिख करके बहुत सारे अपनी तरफ से सुजेशंस भेजे थे। हमने यही बोला था कि इस एजुकेशन को आप जितने जल्दी आप ले सकते हो, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्योंकि यही समय है कि जो रेस शुरू होती है तो एक स्टार्ट बटन बजता है। ये रेस दोबारा से शुरू हुई है,
जिसमें सारी दुनिया की कंट्रीज एक ही लाइन पर फिर से आ गई हैं, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो यूरोप है, चाहे वो भारत है, चाहे वो चीन है, ये सब कंट्रियां एक ही लाइन के ऊपर आ गई हैं। दोबारा से जो फायर स्टार्ट होगा, दोबारा से रेस चलेगी। अब जो आगे बढ़ेगा वो कंट्री आने वाले टाइम में 20 सालों में, 30 सालों में वो एक डेवलप्ड कंट्री मानी जाएगी। जैसा कि भारत सरकार ने भी किया हुआ, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि 2047 तक हम एक विकसित भारत बनेंगे। और जिस तरह से कल ही डेटा आया है भारत का के जीडीपी इंडेक्स कितना ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है, ये बहुत ही भारत के लिए खुशखबरी की बात है। और खुशखबरी कैसी होगी? ये आप लोगों की वजह से, आप जैसे यंगस्टर्स की वजह से है कि वो इस जो टेक्नोलॉजी है उसको बहुत जल्दी एम्ब्रेस कर रहे हैं। सर, जब आप कहते हैं भारत विश्व गुरु, तो इसी पे आपने बल भी दिया कि भारत आने वाले समय में टेक्नोलॉजी में, अध्यात्म में बहुत आगे बढ़ेगा। अब समय के अभाव के कारण मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। जो छात्र छात्राएं एबीवीपी को ज्वाइन करना चाहती हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है और वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? संदेश तो यही है कि विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है जो कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण में अपनी तरफ से काम कर रहा है। राइट सर। तो यही क्वालिटी चाहिए कि जो देश के बारे में सोचता है वो आ सकते हैं। मेंबरशिप ड्राइव चलती है, आप मेंबरशिप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो एबीपी कई आयामों को भी सपोर्ट करती है। जैसे एक हमारे एक आयाम है, उस आयाम का नाम है स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट, ओके, प्रमोटेड बाय एबीपी है, वो स्पॉन्सर करती है। तो उस आयाम में क्या होता है कि स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट में कोई बच्चे, अगर कई बच्चे होते हैं, देखो हर एक बच्चे की अपनी अपनी चॉइस है। वो पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते, कुछ समाज सेवा करना चाहते हैं, कुछ ऐसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कार्य करना चाहते हैं, तो आप वहाँ जुड़ जाइए। वो हमारा एक बहुत बड़ा एक संगठन बना हुआ है। एक मैं एबीपी के काम की आपको बात बताता हूँ। 1966 में एबीपी ने कार्य शुरू किया, गतिविधि शुरू की, उसका नाम रखा सील। सील मतलब इंटरस्टेट लिविंग, स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन इंटरस्टेट लिविंग। ओके। एक जमाना ऐसा था कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट था, इसको आधा भारत का भाग ही नहीं मानते थे। तो यहाँ के लोग जो रेस्ट ऑफ इंडिया में जब आते थे तो उनके साथ एक एलियन की तरह व्यवहार किया जाता था। बिल्कुल। तो एबीपी ने इस चीज को समझा। उन्होंने बोला कि नहीं, वहाँ के बच्चों को हम, कुछ बच्चे जो भारत के दूसरे कोने में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। तो एबीपी ने लोगों से पैसे इकट्ठे कर करके एक टूर बनाया। 30 बच्चे सेलेक्ट किए, उनको उत्तर भारत में ले आए। फिर उन बच्चों को, 2-2 बच्चों को लोगों को घरों में रखा कि आप 2-2, 3-3 दिन अपने घर में रखो, खिलाओ पिलाओ, जो भी करना करो। अब क्या हुआ कि उन बच्चों का एक दोस्त बन गया, एक फैमिली जिनके पास वो जाते हैं। ऐसे उन बच्चों को 4 जगह पर ले जाते हैं। एटलीस्ट वो 4 फैमिलीज के साथ रहते हैं। 4 फैमिलीज उनके कल्चर के बारे में जानती है और वो 4 फैमिलीज के कल्चर के बारे में जानते हैं। 1966 से ये प्रोग्राम चला हुआ है। आज की डेट में 300 बच्चा भारत के हर साल आता है, काम करता है, भारत को समझने की कोशिश करता है। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि भारत सरकार भी ने भी एबीपी के इसी कार्य को कॉपी किया और उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत नाम से कुछ लॉन्च कर दिया जिसमें बच्चे आते हैं। तो वो उतना कामयाब नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जो एक भारत श्रेष्ठ भारत है उसमें जो बच्चे आ रहे हैं वो यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउसेज में रह रहे हैं, होटल्स में रह रहे हैं, परिवारों में नहीं रह रहे। भारत को समझना है, भारत के परिवार में रहो। और अगर आपने ये परिवार को समझ लिया, भारत को समझ लिया, यही एबीपी का लक्ष्य है। एबीपी को ये नहीं बोलती है कि आप आओ और नारे लगाओ यहाँ पर आकर। एबीपी ये नहीं बोलती है कि आप आओ और लड़ाई झगड़े करो, वीसी को धरने दो या किसी हेड ऑफ डिपार्टमेंट को धरने दो। ऐसा कोई काम नहीं है। कई बच्चे करते हैं, यंग जो होता है, यूथ होता है, यूथ ऐसे ही होता है, ठीक है। लेकिन यूथ की जो सज्जन शक्ति है उसको एक चैनलाइज करने का काम थोड़ा करते हैं। तो उनके लिए आप कोई अगर एबीपी में आना चाहता है, वो बोलता है कि मेरे पास, मैं सोच रहा हूँ कि मैंने ये काम करना है कि मैं कुछ ऐसा
क्या बोल सकते हैं, कोई भी कार्य करना चाहूँगा, अगर वो कार्य देखिएगा कि अगर वो कार्य देश हित में होगा तो समझ लीजिएगा कि एबीपी में उसके लिए आपको जगह मिलेगी, उसके लिए आयाम मिलेगा, उसके लिए रुचि के कार्य जरूर मिलेंगे। यही विद्यार्थी परिषद बनी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर माननीय प्रदीप गौतम जी, प्रशांत गौतम जी, राइट, सॉरी, एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने स्टूडेंट परिषद पे प्रकाश डाला, उनकी एक्टिविटीज पे प्रकाश डाला। मैं एदिन पंगोत्रा इस मंच से ये आह्वान करना चाहता हूं, कोई भी छात्र या छात्राएं जो कि सशक्तिकरण के साथ जुड़े हुए हैं, वो इस मंच से जो आवाज उठी है उस आवाज को और बुलंद करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो प्रयास हैं उन्हें और कठोरता से निभाएंगे। आइए मिलके इस प्रयास को और आगे बढ़ाएं और एक साथ इस ज्वाला को ज्वलित करें। कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया? एक आवाज में आपकी तरफ से हम बनाएंगे। एक बार फिर से इसकी आह्वान करते हैं। मैं इस मंच से श्री प्रशांत गौतम जी का बहुत बहुत आभारी हूं। उन्होंने इस छात्र मंच से आह्वान किया है सभी छात्र और छात्राओं को सशक्तिकरण के लिए, देश सशक्तिकरण के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए। तो मैं एक बार फिर से आपकी तरफ से इस ज्वाला को ज्वलित करना चाहता हूं और बोलना चाहूंगा, कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया? थोड़ा जोश ऐसा बनेगी देखो, थोड़ा जोश दिखाओ भाई। एक लाइन आती है, मेरे भाई और बहनों, थोड़ा जोश दिखाओ। एक लाइन आती है, भूख लगी है। हैं? एक बार लेते हैं, एक लास्ट शॉट लेते हैं। मैं इतना ही पूछूंगा सर, कौन बनाएगा हाँ। भारत? तो जो मुट्ठी है ना, जो एक लाइन आती है, पावर है, कि वो दिखाओ। आओ चले वतन पे शहीद होने के लिए, आओ चले वतन पे शहीद होने के लिए, बंद कमरे में वंदे मातरम कहने से कुछ न होगा। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ बातें नहीं, हम बनाएंगे भारत को सोने की चिड़िया। लास्ट में जय हिंद। ओके, ठीक है, ओके, जानना। आइए हम सब मिलके इस ज्वाला को ज्वलित करें। और मैं कहना चाहूंगा, छात्रों और छात्राओं से आह्वान करना चाहूंगा, कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया? हम बनाएंगे भारत को सोने की चिड़िया। जय हिंद। जय हिंद। सर, आपके मायने में सच्चा दोस्त कौन है? आपके शब्द में। वैसे कठिन क्वेश्चन है कि सच्चा दोस्त कौन है। बचपन से हमें कहावत पढ़ते आए हैं कि फ्रेंड इन डीड इज फ्रेंड इन डीड, बट मुझे लगता है कि सच्चा दोस्त वही है जो आपको एक सच्ची राह दिखाए। वो आपके काम आए नहीं आए वो बात अलग है, कई बार हो सकता है कि शायद उसके, जिसको बोल सकते हो कि डोमिनियन में भी नहीं है आपकी मदद करना, पर सच्चा दोस्त वही है जो आपको थोड़ी राह जरूर दिखाए, जो आपको बताता रहे बीच बीच में कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है, कि आप ये गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। यही दोस्ती है, इतनी तक दोस्ती होनी चाहिए। मुझे लगता है वो बहुत अच्छी लंबी दोस्ती। थैंक यू सर फॉर बीइंग विद अस।